हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी वन शॉट वीडियो, जितने भी मैक्सिमम फार्मूलाज और मैक्सिमम चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर, वो मैं कोशिश करूँगा आज आपको बताऊँ। और उसके साथ साथ किन फार्मूलाज के ऊपर और किस तरह के जो क्वेश्चंस वगैरह आपसे एमडीकेट में पूछे जाते हैं वो भी जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। आपके पास दो ब्रांचेज होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, दूसरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है और तीसरी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे दूं आपको। और लास्ट में आपके पास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हो चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स ये चार्ज के लिए और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब आपको पावर या मोशन ये पता है, तो चार्जेस एट मोशन, चार्जेस इन मोशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अब इसमें दो चीजें हैं। इलेक्ट्रो, ये तो पोर्शन आ गया चार्जेस के लिए, और दूसरा है यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड और सारी चीज़ें जो भी एसोसिएटेड होंगी मैग्नेट के साथ। तो इसमें चार्जेस और मैग्नेट, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन पढ़ोगे। चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही हूँ तो क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेट अगर चार्ज के पास लाएं, फील्ड लाएं नॉर्थ साउथ, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आप कंबाइंड कलेक्टिवली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो है वो पढ़ोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज स्टडी अबाउट चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या चार्जेस और अपना मैग्नेट के बारे में जो है आप पढ़ोगे। अच्छा, मैग्नेट जो आपके पास होता है बेसिकली डिफरेंट शेप्स का होता है। एक आपके पास ये मैग्नेट होता है जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, यहाँ होता है इसका साउथ पोल। नॉर्थ से फील्ड लाइंस आपकी इमर्ज करती हैं। याद कर लो, नॉर्थ से क्या होगा, फील्ड लाइंस इमर्ज करेंगी। इमर्ज मतलब बाहर आना, और साउथ में एंटर करेंगी। फील्ड लाइंस एंटर। तो क्या कहा मैंने कि बार मैग्नेट में या कोई भी मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ पोल, उसमें नॉर्थ पोल से क्या होगा, फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ के अंदर वो एंटर करेंगी इस तरह से। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यानी कि इस तरह से। अच्छा, अब देखो, ये नॉर्थ से गया साउथ की तरफ और ये भी नॉर्थ से गया साउथ की तरफ, ये भी नॉर्थ से गया बाहर आया और साउथ की तरफ, और ये भी नॉर्थ से गया साउथ की तरफ, और ये साउथ में एंटर कर गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जो है वो कैसे हैं, बाहर हैं ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये चीज़ आप याद कर लो कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। यहाँ पर और एक चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब साउथ से एंटर करेंगी तो ये मैग्नेट के अंदर इस डायरेक्शन में जा रही हैं, मैग्नेट के अंदर इस डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो आपने ये चीज़ याद करनी है कि इनसाइड द मैग्नेट, ये जो फील्ड हमने लिखी ये कहाँ होगी, ये होगी आउटसाइड मैग्नेट, ये होगी हमारी आउटसाइड मैग्नेट। और ये जो फील्ड है साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो कहाँ पर होगी, वो होगी इनसाइड मैग्नेट। वो कहाँ पर होगी, इनसाइड द मैग्नेट। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ क्या होगी, ये सवाल भी आया था कि ये दोनों जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ, याद कर लो ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। अगर मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है, इसको अगर मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो इसमें से दो मैग्नेट बन जाएंगे छोटे छोटे। यानी कि एक के पास नॉर्थ पोल होगा, दूसरे के पास साउथ, और एक के पास नॉर्थ होगा, दूसरे के पास साउथ। तो अब देखो, आपने देखा होगा कि आपके पास जो भी मैग्नेट हो वो अगर टूट जाता है तो उसको जब आप मिलाने की कोशिश करते हो तो वो रिपेल करता है, यानी कि जुड़ता नहीं है वापस। वो क्यों होता है, क्योंकि हर मैग्नेट के पास जो पीस होता है, हर मैग्नेट का पीस, उसके पास दोनों पोल्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ के करीब लाओगे यानी कि सेम पोल करीब लाओगे तो ये करेंगे रिपेल। नॉर्थ नॉर्थ के करीब लाओगे तो ये भी रिपेल करेगा, साउथ साउथ के करीब लाओगे तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, नॉर्थ साउथ के करीब लाओगे या साउथ नॉर्थ के करीब लाओगे, ये दोनों करीब लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। यानी कि अगर मैं नॉर्थ के करीब लाऊंगा साउथ, यहाँ पर देखें, अगर मैंने यहाँ पर रखा नॉर्थ और ये मैंने रखा साउथ, ये एक मैग्नेट है मेरे पास, और दूसरा मैंने यहाँ पर रखा ये साउथ और ये नॉर्थ। अब देखो इसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और इसमें से फील्ड लाइंस जाने जाने की कोशिश करेंगी अंदर की तरफ। तो ये जो दोनों फील्ड लाइंस हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाएंगी यानी कि ये देखो इसका फोर्स नॉर्थ का कहाँ लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, और ये इसको साउथ वाला कहाँ पर खींच रहा है, ये इस डायरेक्शन में। तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक दूसरे को इसको यानी कि दोनों मैग्नेट्स जो है आपस में वो करीब आ जाएंगे यानी कि अट्रैक्शन की वजह से। तो दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो ये सारों में ये फील्ड लाइंस का चक्कर होता है। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के अंदर फील्ड का पढ़ा है कि इंटरेक्शन की फील्ड पॉजिटिव की किस तरह से होती है, नेगेटिव की, पॉजिटिव नेगेटिव की जो है वो मिल जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, दोनों की फील्ड लाइंस आपस में जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैंने रखा नॉर्थ, यहाँ पर मैंने रखा साउथ, यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने रखा नॉर्थ, यहाँ पर भी मैंने रख दिया साउथ, तो नॉर्थ से क्या होगा, ये फील्ड लाइंस जाएंगी बाहर, यहाँ पर नॉर्थ से क्या होगा, ये भी फील्ड लाइंस जाएंगी बाहर। अब देखो दोनों का फोर्स लग रहा है, एक का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरे का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी अब ये इसको पुल करेगा इस डायरेक्शन में और ये इसको पुल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। रिपेल यानी कि एक दूसरे से अवे चले जाएंगे। तो आपने ये चीज़ याद करनी है कि सेम पोल्स जो हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सॉरी अपना सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास और जो है क्वेश्चंस आते हैं कि फोर्स ऑन मैग्नेटिक, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। फोर्स यहां पर अगर सपोज करेंगे फील्ड है आपके पास, ये डॉट और क्रॉस को शो किया जाता है, ये कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड मतलब जिसका कोई रीजन ना हो, कन्वेंशनल जो चीज़ आप बोलने से मान लो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से ये जो आपकी क्रॉस है ये शो करती है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, अंदर की तरफ, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ है फील्ड। अच्छा, और आपके पास ये जो क्रॉस, सॉरी अपना सर्किल या डॉट बना हो, सर्किल या डॉट, ये दोनों शो करते हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड की तरफ है। ठीक है, तो ये है कन्वेंशन, तो ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा, अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल पर लगता है। टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज, force on a charged particle, force on a charged particle in magnetic field, MF, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या इसको B से भी जाहिर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यहाँ पर ये है B, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पर जो फोर्स लगेगा वो हमें बताना है, और कौन से चीज़ पर लगेगा, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स लगता है उसको हम जाहिर करते हैं किससे, F इज इक्वल्स टू, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, Q V B साइन ऑफ थीटा। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड फोर्स कितना लगेगा, Q V B साइन ऑफ थीटा। तो अब एक चीज़ आप याद कर लो कि यहाँ पर एंगल का भी चक्कर है। ये फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी पर, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पर, और चौथा जो है ये एंगल पर। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। चार्ज को किससे जाहिर करते हैं हम, Q से। दूसरा ये डिपेंड करता है किससे, वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी कौन सी, ये जो चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उस पर। अगर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। वेलोसिटी को हमने v से जाहिर किया। ठीक है, अच्छा, और
और ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, और ये डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा पर। अब आप लोगों को मसला ये होता है कि आप जो इसको पढ़ते हो ना, फोर्स को आप पढ़ते हो फॉर्मूला और निकालने की कोशिश करते हो डायरेक्शन। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। इसमें से अगर एंगल निकालोगे तो आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि एंगल को हम कभी कभी डायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्शन नहीं आपको पूछा जाता जो आपसे डायरेक्शन पूछा गया हो। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज करते हो, दो रूल्स होते हैं आपके पास इस डायरेक्शन के लिए। एक डायरेक्शन का रूल होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक आपके पास रूल होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग हैंड मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड। अच्छा, दूसरा होता है आपके पास रूल राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अच्छा, दोनों रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन याद कर लो जो रूल सिंपल है एंड इजी टू यूज है वो ये सेकंड वाला है, और काफ़ी इजी है, इसको पढ़ लो, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप क्या करते हो, दोनों पढ़ते हो, फिर दोनों को मिक्स करते हो, अलग से एक चीज़ बनाते हो, और आप जो है वो यानी कि आपसे सवाल भी सही नहीं होते। तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि इसमें से कोई भी एक रूल अच्छे से पढ़ लो, उस पर ग्रिप कर लो, फिर अच्छे से उसको आप अप्लाई करो जो भी आपसे प्रॉब्लम वगैरह पूछा जाए। अच्छा, अब होगा क्या, मैंने आपको बताया कि अच्छा फोर्स जीरो कब होगा, तो ये कंडीशन है अगर चार्ज पार्टिकल जीरो हो, अगर चार्ज किसी की जीरो हो, अगर न्यूट्रॉन चला गया फील्ड के अंदर तो भी ये फोर्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर रख लोगे जीरो, जीरो मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ तो आ जाएगा वैल्यू जीरो। अगर पार्टिकल आपने यानी कि पार्टिकल को रखा है इसके अंदर फील्ड के अंदर, और पार्टिकल रेस्ट के अंदर है, पार्टिकल रेस्ट के अंदर है, तो भी ये फोर्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है जीरो। अच्छा, अगर आपसे बोल दे कि पार्टिकल के पास चार्ज भी है, वेलोसिटी इतनी के साथ जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, फील्ड है जीरो, फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो भी ये पूरा वैल्यू हो जाएगा जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए, एफ मैग्नेटिक, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी जीरो। अच्छा, दूसरा ये डिपेंड करता है लास्ट में साइन के ऊपर। यहाँ पर ये साइन क्या है, साइन इज बेसिकली एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी पार्टिकल के, सपोज करो कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर को, तो दोनों के ऊपर, इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ आपको, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बोर्ड में, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो दोनों के ऊपर एंगल कौन सी बन रही है, दोनों के ऊपर एंगल बन रही है आपकी 90, यानी कि 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है ये सवाल भी डायरेक्टली देकर कि फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो वहां पर आप वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल बता सकते हो कि कितना एंगल होगा, 90, तभी तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो होगी क्यू वी बी, याद कर लो ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब आपको डायरेक्शन बताना है, और तो डायरेक्शन आप किस तरह से जो है डिफाइन करोगे, तो आपके पास एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, थंब है, इंडेक्स फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर, तो इसमें ये तीनों चीजें यूज होंगी। इसमें क्या करोगे आप, इंडेक्स फिंगर आपको, इसको मैं शो कर देता हूँ आपसे, आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर आपका जो थंब है ये फोर्स बताएगा, ये फोर्स, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका आई करंट, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, एफ बी आई, ठीक है। ये आपका जो थंब है ये फोर्स बताएगा, कौन सा फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, आपसे मोस्टली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पूछा जाता है। इंडेक्स फिंगर किस चीज को बताएगी, इंडेक्स फिंगर बताएगी आपको जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में आपको पुट करनी है। और करंट, ये आई जो है करंट है, करंट बेसिकली अगर करंट आपको गिवन ना हो, आपसे बोले कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल की मोशन को हम बोलते हैं करंट। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता रहा हो, ठीक है, अगर करंट नहीं बता रहा तो उसकी जगह पर आप रखोगे। अब देखो इसके हिसाब से ये जो फिंगर्स हैं इनको आपने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से रखना है, और फिर उसके बाद इनके जो है हिसाब से आपको सेट करना है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ठीक है, तो यानी कि ये जो इंडेक्स फिंगर है मेरी, ये मुझे बोर्ड के अंदर इस तरह से रखनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस तरह से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस तरह से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या करंट आए, ये दोनों इसी तरह से जो है शो करेंगे।
पहले मैंने बताया कि इसको इस तरह से रखना है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर की तरह। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट जो थंब कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। इससे जाहिर हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इस पर अपवर्ड लगेगा। अब मैंने बताया आपको, अच्छा और ये जो किस के लिए होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करना है। फिलहाल जितना समझा रहा हूँ उतना समझते जाओ। अब मैंने बताया कि आप अपना राइट हैंड यूज करो, ये सिंपल जो तरीका है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें राइट हैंड में आपने क्या करना है, आपके पास जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो यूज करनी है फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और थंब जो रखना है, थंब जो रखना है वो पार्टिकल की मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन हो, वेलोसिटी हो, दोनों आप बोल सकते हो। आपका जो पाम होगा, पाम बताएगा आपको फोर्स के बारे में। और कौन सा फोर्स, एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा देखो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड को मैंने किस डायरेक्शन में रखना है, फील्ड अंदर की तरफ है। तो फिंगर्स को मैंने रखना है फील्ड के डायरेक्शन में, मैंने फिंगर्स को रख दिया फील्ड के डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर की तरफ। अच्छा अब जो है थंब, थंब किस डायरेक्शन में रखना है, थंब रखना है मोशन ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्शन में। तो मोशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स राइट हो रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में, थंब मैंने रख दिया इस डायरेक्शन में, फिंगर्स मेरी इस डायरेक्शन में। अब देखो मेरी पाम कहाँ पर शो हो रही है, पाम मेरी शो हो रही है अपवर्ड। तो आपको जो पार्टिकल की, पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड, ठीक है। तो ये देखो इजी भी था, इजी टू यूज, तो खामखा आप ये बनाकर फिर बार बार कंफ्यूज होगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है राइट हैंड यूज, राइट हैंड रूल पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करो और जो है इस पर जो है प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करो। यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर जब ये एंटर करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपने ये चीज याद करनी है, ये मैंने बताया आपको, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस पर एक दो क्वेश्चंस और भी करते हैं, याद कर लो। साइन 180 होगा या साइन 0 होगा, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसको लगाने से पहले ही राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया ना आपको लास्ट रूल, लास्ट रूल मैंने कौन सा बताया कि आपके पास जो एफ मैग्नेटिक है वो प्रोपोर्शनल किसके साथ, साइन ऑफ थीटा के साथ। तो अगर साइन की वैल्यू 0 हो गई, साइन की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स को निकालने की जरूरत ही नहीं है, फोर्स आपका आज खुद 0 हो जाएगा। क्यों, और ये कब कब 0 होती है, एक तो होती है साइन 0, 0 की वैल्यू इक्वल होती है, और साइन 180 भी 0, 180 डिग्री और 0 डिग्री ये दोनों आपका 0 के इक्वल होते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है आपके बोर्ड के अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा इसको इस अंदर की तरफ नहीं बनाते, इसको इस तरह से बनाते हैं। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ। अच्छा अगर कहीं पर आपको फंसाने के लिए इस तरह से बोल देता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होती है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया नॉर्थ से साउथ तक होती है। तो अगर ये चीज़ें ना भी बनाए तो खुद से समझ जाना, कभी कभी यहाँ पर एक्स और वाई भी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपसे एक्स और वाई दे देता है और बोलता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक का कौन सा पोल होगा और यहाँ पर ये मैग्नेट का कौन सा पोल होगा। तो वाई की जगह पर क्या होगा, ये साउथ होगा और ये यहाँ पर नॉर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्टिकल को लेकर आ रहा हूँ इस तरह से और मैंने इसको इस डायरेक्शन में फेंक दिया। अब देखो पार्टिकल और पार्टिकल की मोशन यानी कि वेलोसिटी जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमने बताया था कि साइन ऑफ थीटा क्या है, पार्टिकल की मोशन यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल है। इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या हो गया, इनके दरमियान में एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब 0 डिग्री एंगल हो गया यानी कि ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है आपका 0। यानी कि हमें जाहिर हुआ कि जब पार्टिकल पैरेलल होगा, अच्छा इसको अगर इसके ऑपोजिट फेंक दें इस डायरेक्शन में तो भी जो मैक्सिमम अपना मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 आएगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें याद कर लो, ऐसा ना हो कि आप जो है मैग्नेटिक पार्टिकल की मोशन इस तरह से, फील्ड इस तरह से, आप सोचोगे बनेगी नहीं। तो ये अंगूठा तोड़ना पड़ेगा आपको, अंगूठा तोड़ना पड़ेगा किसी वजह से दोनों को इस एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए, ठीक है। तो इसको छोड़ दो फिर आपको, क्योंकि ये इस तरह से आपने राइट हैंड रखना है आपको और उसके बाद आपने ये पुट करनी है। तो आपने हर बार रूल नहीं लगाना, पहले इन चीज़ों को देखना है फार्मूला से। फार्मूला के हिसाब से अगर 0 हो रहा है वैल्यू तो फिर ये डायरेक्शन लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है।
पैरेलल एंटी पैरेलल के केस में याद कर लो कि क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, और 90 डिग्री पर क्या होगा, मैक्सिमम एक्ट करेगा। सही है, ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। और एक चीज समझ लो, आपसे पूछी जाती है, अगर पार्टिकल अंदर की तरफ हो, सपोज करो कि ये काफी बड़ी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इसका एरिया काफी बड़ा है, मैं यहाँ पर बना बस छोटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो है पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखो ये पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में इस तरह से, और फील्ड है बिल्कुल अंदर की तरफ, तो दोनों के दरमियान में एंगल कौन सी होगी, 90। तो इसको मैंने अपना थंब रखा इसके पार्टिकल की डायरेक्शन में, इस तरह से फिंगर्स रखी फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल की मोशन टुवर्ड्स राइट हो रही है, तो पाम मेरा फेस कर रहा है अपवर्ड, यानी कि ये पार्टिकल जब इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड, और जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो फिर अपवर्ड, तो इस तरह से इसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर पाथ में होगी। तो आपने एक चीज़ याद करनी है कि जब भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगेगा तो वो उसको घुमाएगा कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि बॉडी के ऊपर जब 90 डिग्री फोर्स लगेगा, फोर्स 90 पर लगेगा, तो ये बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ये इस पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है। अच्छा, और अगर ये वेलोसिटी पैरेलल है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पैरेलल की सिंबल ये है, तो इस पर जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगा। स्ट्रेट लाइन किस तरह से होगा, यानी कि फील्ड अंदर की तरफ है, पार्टिकल भी इसी तरह से अंदर जा रहा हो बोर्ड की तरफ, तो दोनों पैरेलल होंगे, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल सीधा सीधा गुजर जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। 90 पर क्या हो रही है, सर्कुलर, जब एंगल 90 डिग्री है तो सर्कुलर हो रहा है सीन, और जब एंगल 0 डिग्री है, एंगल अगर 0 हो रही है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर कोई वैल्यू आ जाए 0 एंड 90 डिग्री के दरमियान, अगर कोई भी एंगल पर फेंका जाए इस पार्टिकल को, तो याद कर लो ये जो पार्टिकल होता है, अब देखो 90 डिग्री वाला पार्टिकल क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, और 0 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है वो इसको स्ट्रेट लाइन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जो पार्टिकल की मोशन होगी ना, वो इस तरह से हो जाएगी, हेलिकल। इसको हम नाम देते हैं क्या, हेलिकल पाथ। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें सारा मैंने आपको कुछ बता दिया जो भी था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है और आपको ये बता देता है, ये भी जो है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको कहा कि ये जो रूल्स हैं ना, एक चीज़ समझ लो, जब ये रूल्स डिस्कवर हुए थे या जब इन पर रिसर्चेज वगैरह चल रही थी, तब कन्वेंशनल करंट ही डिस्कवर हुआ था, और करंट को समझा जाता था इट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट वगैरह आया, और उसके बाद जो है ये रूल्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कहा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, आप राइट और लेफ्ट हैंड के चक्करों में मत पड़ो, आप राइट हैंड रूल याद कर लो, ठीक है। और नेगेटिव का जो अगर पूछा जाए ना, सपोज करो यहाँ पर ये हमने क्या किया है, पॉजिटिव की क्या लिया, फील्ड अंदर की तरफ, आपका थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, तो आपका पाम क्या क्या शो करेगा, पाम शो करेगा अपवर्ड। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या आ रहा है, पाम फॉर पॉजिटिव क्या आ रहा है, अपवर्ड। अब एक चीज और देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, और इसको पॉजिटिव सपोज करना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होगी, तो उसके लिए क्या आ रहा है, अपवर्ड। तो पॉजिटिव के लिए जो आ रहा है ना, उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट कर लो, तो पाम नेगेटिव के लिए क्या शो करेगी, नेगेटिव के लिए शो करेगी ये डाउनवर्ड। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अगर ये आ रहा है लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए होगा टुवर्ड्स राइट, अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वैल्यू आएगा, जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए आए, इसको पहले जो चार्ज पार्टिकल वाले नेगेटिव लिखा हो उसको पॉजिटिव सपोज करो, फिर जो भी वैल्यू आए उसको आपने जो आंसर आए, यानी कि अपवर्ड यानी डाउनवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव के लिए उसको आपने ऑपोजिट कर लेना है, ठीक है। तो यही जो है आंसर है इसका, और इजी भी है। और क्या करना है आपने, और आपके पास जो है, अगर आपसे बोला जाए इस तरह से कि करंट आपका है अपवर्ड, यहां पर है नॉर्थ और यहां पर है साउथ, तो फील्ड कहां से कहां होगी, इस डायरेक्शन में,
तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस जो कंडक्टर है इस पर अगर हमने करंट कंडक्टर रख दिया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बताओ कि फोर्स कहाँ लगेगा। तो देखो राइट हैंड यूज करो, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से, करंट जा रहा है अपवर्ड। अच्छा करंट उसको बताना होगा लाजमी, तो यहाँ पर हम सपोज कर देते हैं कि करंट क्या होगा। अच्छा मैं सपोज कर देता हूँ कि यहाँ पर करंट है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन वाला इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर अब क्या करोगे आप, इसको पॉजिटिव सपोज करोगे, पहले जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक के लिए निकालना है ना, तो पॉजिटिव सपोज करोगे तो कि ऊपर के जा रहा है, ठीक है ऊपर जा रहा है पॉजिटिव के लिए, फिंगर्स आपके इस डायरेक्शन में, पाम देखो पाम बोर्ड की तरफ जा रही है, पाम बोर्ड की तरफ जा रही है, पाम बोर्ड की तरफ जा रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड पेज या इनसाइड प्लेन भी हम बोलते हैं, इनसाइड बोर्ड वगैरह ये आप बोल सकते हो। अच्छा ये होगा पॉजिटिव के केस में। अब नेगेटिव का इसका क्या होगा, नेगेटिव इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, नेगेटिव इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, तो ये इनसाइड के बदले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव के लिए क्या फोर्स आएगा, ये आएगा आउटसाइड, आउटसाइड दी पेज, और ये आपका आएगा आउटसाइड दी प्लेन। तो इस तरह से जो है आप करोगे और इस तरह से ही आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor, force on a current carrying conductor, करंट ऑन फोर्स ऑन अ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अच्छा सपोज करें कि अगर फील्ड है आपकी अंदर की तरफ, उसमें हमने कोई कंडक्टर रख दिया है जिसकी लेंथ एल है, इस तरह से, ये कंडक्टर की क्या है लेंथ एल, और उसके अंदर कोई करंट वगैरह है आई, तो इस पर जो करंट अपना फोर्स लगता है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। इसमें बी क्या है, सेम फॉर्मूला अपना सेम तरीका जो हमने किया कि ये बी पर भी डिपेंड करता है, आई करंट पर डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर एक आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, करंट भी जो है हमने कांस्टेंट है, अगर मैं एक छोटा कंडक्टर लेकर आता हूँ और दूसरा बड़ा कंडक्टर लेकर आता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स किस पर ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा जिस पर, मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा जिसकी लेंथ बड़ी हो। अच्छा अगर लेंथ भी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर है, एक में करंट जो है ज्यादा जा रहा है दूसरे में कम जा रहा है, तो फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा जिसका करंट का वैल्यू ज्यादा हो। यानी कि ये इन इन जो है चारों चीजों पर जो है डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, डिपेंड करता है करंट पर, डिपेंड करता है अपना लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, और डिपेंड करता है एंगल पर, चारों चीजों पर। अच्छा यहाँ पर एंगल किसके दरमियान में होगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी से हम जाहिर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा अगर बोले कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, करंट को इस तरह से घुमा रहे हैं, तो कोई मैग्नेटिक, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा, करंट उसके अंदर जीरो है, तो अगर करंट को जीरो कर दोगे तो भी ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा कोई करंट है अपना कंडक्टर ही हम नहीं लेकर आए, लेंथ जीरो है, या लेंथ को कम ज़्यादा करेंगे तो भी जो है इस तरह से इसकी वैल्यू होगी। अच्छा अगर इसको मैं फील्ड के पैरेलल रख दूं, पैरेलल रख दूंगा तो इस पर याद कर लो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा वैसे नॉर्मली क्या होगा, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस कंडक्टर पर नॉर्मली फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड अंदर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी कहाँ है, अगर इसको हमने बोल दिया है कि इसको हम इस तरह से लेकर जा रहे हैं, तो अगर इसको हम इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस के कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस वगैरह होंगे उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये आपने खुद से देख लेना है। अच्छा और एक मजे वाला सवाल भी आता है जो आपसे पूछा जाता है एमडीकेट वगैरह के पेपर्स वगैरह में, मैंने देखा है काफ़ी बच्चे वगैरह भी जो है ग्रुप्स वगैरह में भेजते हैं, तो उसमें आपसे एक चीज़ पूछी जाती है कि अगर सपोज करो ये आपके पास कंडक्टर है, अगर फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है और ये कंडक्टर फील्ड के अंदर पड़ा है, फील्ड के अंदर पड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इस पर मैंने निकाला, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब देखो फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा कहाँ, इस पर अपवर्ड, तो इस पर मैं बना लेता हूँ फोर्स क्या होगा इस पर अपवर्ड, एफ अपवर्ड। अच्छा एफ अपवर्ड किसके लिए, तो एफ अपवर्ड होगा किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए,
इस पर जो पॉजिटिव, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपना कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी उन पर फोर्स लगेगा अपवर्ड। फोर्स क्या लगेगा? अपवर्ड। और किसके लिए? पॉजिटिव चार्जेस के लिए। नेगेटिव में ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, तो एफ डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव। अब एक चीज देखना क्या होगा, इसमें से आपसे मैं सवाल पूछूंगा जो नॉर्मली आपके जहन में ही नहीं आता। एफ डाउनवर्ड किसके लिए होगा? नेगेटिव चार्जेस के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के अराउंड, इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, इसको अगर मैं नाम दे दूं ए और इसको मैं नाम दे दूं बी, और मैं पूछूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर कहां होगा, तो आप देखो अपवर्ड लग रहा है फोर्स पॉजिटिव चार्जेस पर, तो सारी जो पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर होंगी वो फोर्स लगेगा उन पर, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ये सपोज करो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्जेस, ये ग्रीन किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए, और रेड से शो करते हैं नेगेटिव को। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस जो होंगी वो चली आएंगी, क्योंकि एफ डाउनवर्ड नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव चार्जेस जो चली आएंगी वो यहाँ पर चली आएंगी डाउनवर्ड, तो ये किसके लिए? नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव होती है, तो फील्ड आपकी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अब देखो फील्ड किस तरह से बनी है? ए से बी की तरफ, तो फील्ड जो आपकी बनेगी वो ए से बी की तरफ बनेगी। तो इस तरह के भी कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कंडक्टर है, इसमें अब फील्ड ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, तो बताओ इसके अराउंड फील्ड किस तरह से होगी। या ना भी बोले तो ये क्वेश्चन जो है ना, आपको इस तरह से कि क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से ए लेवल के अंदर भी जो है लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, ये 1000 MCQs वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने वो इस तरह से निकाल देने। अच्छा, और आपसे पूछा जाता है कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड इतने डिस्टेंस से मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इस ये टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर कोई बड़ी वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी? तो पहले तो देखो इसमें करंट क्या है, करंट जो है वो अपना पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमने सपोज किया है। अगर मैं नाम भी लिखूं, कहीं पर ना लिखा हो, तो आपने वो करंट समझना है कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं बार बार करंट लिख रहा हूँ, तो आपने अगर कुछ मैंने नहीं लिखा नेगेटिव का, तो आपने समझ लेना है कि करंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो, पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव क्या होता है अपना कन्वेंशन, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? वो होता है आपका नेगेटिव से अपना पॉजिटिव की तरफ। जो आपकी बैटरी होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है बेसिकली। अच्छा सुन लो एक मिनट, फिर आप कंफ्यूज होगे। इसका एक बैटरी का एंड क्या होता है? एक एंड होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जो बड़ा एंड बनाते हैं वो होता है पॉजिटिव, और ये जो होता है छोटा वो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से जो करंट जाता है ये आकर नेगेटिव, तो ये जो करंट जिस इस तरह का जो फ्लो होता है वो होता है आपका कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और इसके ऑपोजिट जो चलता है, जो नेगेटिव से अगर चलेगा, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट, ई करंट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इस तरह से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैं करंट शो कर रहा हूँ ये ड्यू टू फ्लो ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ही होगा। ठीक है, तो अब देखो ये करंट अभी कभी कभी आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बताओ, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर राइट हैंड कर्ल रूल यूज करोगे, राइट हैंड कर्ल रूल। ये बेसिकली दो ही रूल हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो थंब रखना है अपना, थंब रखना है आपने फील्ड के डायरेक्शन या करंट के डायरेक्शन में। अगर करंट स्ट्रेट जा रहा हो, तो अगर करंट स्ट्रेट जा रहा है तो आपने थंब रखना है करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा कौन सा? फील्ड का। और कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसको मैंने रखा थंब को करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैंने कर्ल किया, फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा इस तरफ, तो यहाँ पर जो है फील्ड की लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं,
ठीक है, इस तरह से ये करंट ऊपर को जा रहा है और इस तरह से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बाहर निकलेंगी। यहाँ पर मैंने करंट रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से ये जो फिंगर्स होंगी मेरी बाहर को आएंगी, तो यहाँ से जो लाइंस होंगी वो बाहर आ रही होंगी। तो ये देखो ये किस तरह से बन रहा है, आपका एक सर्कुलर पाथ बन रहा है इस तरह से, यानी फील्ड इसके अराउंड जो है सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसको राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहा जाता है कि आपके पास जो करंट कैरिंग वायर है उसको आपने पकड़ना है और थंब रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और फिंगर्स को कर्ल करना है, तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही हैं और यहाँ से बाहर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी जो है पैटर्न होता है। अच्छा, करंट जो है, अगर करंट आप अगर मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसका वैल्यू निकालना है, तो वो हम निकालते हैं। हमारे पास एक रूल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोट एंड स्वार्ट लॉ। ये एक लॉ होता है, ठीक है, बायोट एंड स्वार्ट लॉ। ये और एम्पियर्स लॉ एक दूसरे जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। बायोट एंड स्वार्ट लॉ में के हिसाब से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर से अगर आप निकालोगे वो इक्वल होती है म्यू नॉट आई अपान, अब देखो ये जो आपकी लेंथ है, लेंथ ये सर्कुलर फॉर्म में, तो यहाँ पर आप लगाओगे 2 पाई आर। बायोट एंड स्वार्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट टाइम्स करंट अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इस तरह से भी आप निकालते हो, और बाकी एम्पियर्स लॉ वगैरह में आगे मैं आपको बताता हूँ, जो इसके अंदर है अपना जो सोलिनॉइड और टोरॉइड वगैरह इनके अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने बताया कि इस तरह से। अच्छा, ये डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी और यहाँ से बाहर की तरफ होगी, यहाँ बाहर बन जाएगी। अगर ये करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। अच्छा, दूसरा आपके पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा आपके पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम शो करते हैं इस सिंबल के साथ, फाई के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ शो करते हैं फाई के साथ। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ होगी, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing through a surface normally, कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसी सरफेस में से नॉर्मली गुजर रही हैं। अगर ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, और फील्ड है आपकी इस डायरेक्शन में, और ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और ये हमने एक सरफेस रख दिया है। नॉर्मली यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हम रखेंगे, तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, मैक्सिमम क्रॉस होंगी। इसमें से मैक्सिमम लाइंस नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस क्रॉस होंगी। इस सरफेस को अगर मैं इसके पैरेलल कर दूँ, इस सरफेस को अगर मैं इसके पैरेलल कर दूँ, तो इसमें से कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है, इसमें से कोई लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा। यहाँ से फिक्स, यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। अच्छा, जितनी मैं फील्ड बढ़ा दूंगा, फील्ड अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस भी बढ़ जाएंगी, तो मैग्नेटिक लाइंस के बढ़ने से यहाँ पर लाइनें भी ज़्यादा आ जाएंगी। लाइनें ज़्यादा आने की वजह से क्या हो गई, फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। यहाँ पर अगर मैंने फील्ड कम करी तो फील्ड वीक हो गई। अच्छा, यहाँ से तो वैसे भी क्रॉस नहीं कर रही। अच्छा, दूसरा अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, फील्ड लाइंस को मैंने कम कर दिया, और ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, तो इसमें से बी क्या हो गई, वीक हो गई। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गई, वीक, और यहाँ से क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है, और अगर ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर है तो भी इसमें से नंबर ऑफ लाइंस स्ट्रॉन्ग हो रही है। अच्छा, इसका अगर मैं एरिया बढ़ा दूँ,
एरिया में अगर छोटा कर दूं यहाँ पर इसका मैंने अगर एरिया छोटा कर दिया तो इसमें से लाइनें कम गुजरेंगी, एरिया मैंने अगर इसका बढ़ा दिया तो इसमें से लाइनें ज़्यादा क्रॉस करेंगी। तो इससे जाहिर हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पर, दूसरा एरिया पर। तो ये तो हमें पता चल गया। दूसरा हमने देखा इसकी ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन मतलब कि ये किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ओरिएंटेशन अगर ये फील्ड के पैरेलल है तो इसमें से कोई लाइनें क्रॉस नहीं कर रही। दूसरा अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसमें से मैक्सिमम लाइनें क्रॉस कर रही हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने नाम दिया वेक्टर एरिया का। वेक्टर एरिया हमने बोला कि वो सरफेस है, वो यानी कि वेक्टर है जो कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम वेक्टर एरिया के नाम से बोलेंगे, और सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। हमने देखा जब ये वेक्टर एरिया और फील्ड, जब वेक्टर एरिया यानी कि डेल्टा ए और फील्ड के दरमियान में एंगल बना 90, जब डेल्टा ए और फील्ड के दरमियान में एंगल बना 90 डिग्री, तो फ्लक्स हो गया हमारा ज़ीरो। ठीक है। और इसमें से आपने एक चीज़ और समझ लेनी है कि जब वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सरफेस है वो फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है, यानी कि सरफेस लेटा हुआ है। और इस तरह से देखो, यहाँ पर इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इस तरह से, ये वेक्टर एरिया। यहाँ पर वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान में एंगल जो है वो है एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल है आपका 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस परपेंडिकुलर है तो इसमें से जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं वो मैक्सिमम क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका हो गया मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर एक फार्मूला से डिनोट किया है, क्वांटिटी से, जिसको हमने नाम दिया कॉस ऑफ थीटा। यानी कि ये फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, आपका एरिया के ऊपर, और दूसरा आपका डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ये जो सरफेस है ये फील्ड में किस तरह से पड़ा है, और ये जो थीटा है कॉस थीटा, ये किसके दरमियान में है, ये आपकी है वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान। ये चीज़ें याद कर लेना। सरफेस और अपना मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में नहीं है। अगर ऐसे होती तो ये सरफेस इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं है। ये इस वेक्टर एरिया के और इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल यहाँ पर 0 है, तो सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर। आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि व्हेन द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया यानी कि व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 देन दी सरफेस इज, तो सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपने चीज़ याद करनी है, और इस तरह से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने निकालना आना चाहिए। इसका यूनिट वगैरह क्या होगा, अब देखो। अच्छा, यूनिट्स मैंने डिस्कस नहीं किए। यूनिट्स आपको पता है, यहाँ पर B इज इक्वल टू, एक यूनिट यहाँ पर पहले देखो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फ्लक्स का यूनिट क्या बनेगा, B इंटू ए। तो यहाँ पर B का यूनिट ही हमें नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया, F इज इक्वल टू QVB, ये यहाँ से भी निकल सकता है, और F इज इक्वल टू BIN यहाँ से भी निकल सकता है। तो यहाँ से निकालो, तो यहाँ पर B किसके इक्वल आ जाएगी, F अपान I इंटू एल के। फोर्स किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है आपका चार्ज अपान टाइम या एम्पियर के। तो यहाँ पर लिख लो एम्पियर, और यहाँ पर क्या, मीटर। तो न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर, इसको हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद कर लो। यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने रखना है टेस्ला टी, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम नाम देते हैं वेबर का, वेबर, यानी कि वेबर इज इक्वल्स टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं टेस्ला निकालूँ तो टेस्ला का यूनिट क्या बन जाएगा, टेस्ला इज इक्वल्स टू WB वेबर अपान मीटर स्क्वायर। इन दोनों तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम्स वगैरह आप आते हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हो। और जो बायोट एंड स्वार्ट लॉ था, जो मैंने आपको बताया था, बायोट एंड स्वार्ट लॉ,
तो बायोट-सवार्ट लॉ में किस तरह से, उसमें एक चीज़ और भी है, ये वीडियो मैंने अलग से रिकॉर्ड की और उसको बाद में मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया, जो चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी। बायोट-सवार्ट लॉ में क्या होता है कि करंट प्रोपोर्शनल होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है ट्वाइस ऑफ करंट के साथ, ठीक है। या इसको अगर आप करंट के साथ प्रोपोर्शनल करोगे तो ये प्रोपोर्शनल होगी आपका, अच्छा करंट ऑफ यानी कि ट्वाइस ऑफ करंट के साथ प्रोपोर्शनल होगी और रेडियस के इनवर्स के साथ, ठीक है। इन दोनों को आप मिलाओगे तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 2I/R। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, तो यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर दोगे आप म्यू नॉट, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर आप कांस्टेंट दोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R। अब ये 2 से 2 खत्म, यानी कि 4 से 2 का टेबल 4 पर जाएगा 2 मरतबा, तो म्यू नॉट I अपॉन ये बन गया 2 पाई R। तो ये इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है। और दूसरा आपने देखा होगा कि करंट प्रोपोर्शनल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है करंट के साथ, सिंगल करंट के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेडियस के साथ। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का सिर्फ और सिर्फ फर्क होगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू I/R, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर यहाँ पर कांस्टेंट जो दोगे आप वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये आप रखोगे फॉर्मूला के अंदर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर ये I/R, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन R। ये इसकी डेरिवेशन में थोड़ा सा फर्क है, बाकी जो है सेम है। एक डेरिवेशन है जिसमें ट्वाइस ऑफ करंट के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है, और 1/R। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो है फर्क है म्यू नॉट, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यही सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है जो इसके अंदर है, बाकी और कुछ नहीं है। ये एक्स्ट्रा थी चीज़ जो मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, ताकि जो है मज़ीद आपको जो है वो परेशानी वगैरह और ना आए इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, 2 करंट कैरिंग वायर्स, आपने देखा होगा ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि अगर 2 वायर्स जो है सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं इस तरह से, और 2 वायर्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं, तो बताओगे इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस पर क्या होगी, इस वायर पर सपोज करो, ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वायर पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस पर होगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब इस वायर की इस पर सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर अगर आप फिंगर रखोगे अपवर्ड, और यहाँ पर, यहाँ से तो बोर्ड के अंदर की तरफ जाएंगे, तो इस वायर की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बाहर की तरफ आएगी। तो अब आपने फील्ड निकाल ली, इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो अब आपने क्या करना है, इस पर रखना है अपना राइट हैंड रूल। किस तरह से, करंट जो है अपवर्ड जा रहा है तो थंब रखा अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड रखी अंदर की तरफ, तो पाम शो कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इस पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा है। इस पर सपोज करो, यहाँ पर किस तरह से करोगे, यहाँ पर करंट जा रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, तो ये पाम शो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ मैग्नेटिक। यानी कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो अब देखो ये फोर्स लग रहा है इस वाली जो करंट कैरिंग वायर है उस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस वाली जो है करंट कैरिंग वायर, अगर ए और बी को सपोज करें, यहाँ पर जो बी है उस पर फोर्स लग रहा है ए की तरफ, और ए पर जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स बी लग रहा है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में क्या हो रही है, इन दोनों के दरमियान में हो रही है अट्रैक्शन, अब आपने क्या करना है, इस नेगेटिव के लिए निकालना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, पॉजिटिव के लिए अपवर्ड, और फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी तरफ, बाहर की तरफ। अच्छा, अब इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप रखोगे अपना थंब डाउनवर्ड और फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई। अब आपने क्या लगाना है, राइट हैंड रूल लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरह से, अब यहाँ पर तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर समझ आ रहा है आपको, करंट की डायरेक्शन में आपने रखना है थंब, तो थंब को रखा हमने डाउनवर्ड, फिंगर्स रखनी है सीधी आगे, तो ये मेरी पाम जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है शो हो रही है, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी करंट अपवर्ड के डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड, फील्ड बाहर की तरफ, तो जो फोर्स लगेगा वो पाम मेरी टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो इस डायरेक्शन में। तो ये देखो ये एक दूसरे को एक तरह से रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वायर होंगी वो इस तरह से बन जाएंगी एक दूसरे को रिपेल करने के बाद, और ये जो वायर्स हैं वो अट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे को इस तरह से बन जाएंगी,
ठीक है, सेम वायर्स अट्रैक्ट, सेम करंट कैरिंग वायर्स या कंडक्टर्स अट्रैक्ट एंड ऑपोजिटली करंट कैरिंग वायर्स रिपेल। तो ये आपने चीज याद कर लेनी है, ठीक है। और आपके पास एक होता है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल तरह है उसी तरह से जिस तरह से आपके पास गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ में आप क्या करते हो, आप एक शेप वगैरह बनाते हो, शेप बनाकर और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर भी जो है आप शेप की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं एम्पेरियन लूप का, एम्पेरियन लूप की मदद से जो है आप फील्ड कैलकुलेट करते हो। और कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे के जिस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ एम्पेरियन लॉ, तो गॉसेस लॉ आपने लगाना है, ठीक है। और सेम किस तरह से होते हैं ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अच्छा, इस एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है आपने, अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा बस कि ये लॉ कहता है, इसकी डेफिनेशन एक कि आप मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट्स की अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट्स, तो वो किसके इक्वल आएगी, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। यहाँ पर ये जो लेंथ एलिमेंट है ये पूरे उस शेप के होंगे जो जहाँ पर आप फील्ड आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने फील्ड फाइंड करनी है सर्कुलर शेप के अंदर, तो उसके लेंथ एलिमेंट यानी कि छोटे छोटे लेंथ के पार्ट्स जो हैं वो आपने निकालने हैं, डेल्टा एल 1 2 L3 L4, सबको ऐड करोगे, सबको एल करोगे, तो सर्किल की लेंथ किसके इक्वल होती है, सर्किल की एरिया के इक्वल, सरकमफ्रेंस के इक्वल, सॉरी। तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, 2 पाई आर। तो सर्कुलर फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए आपने लेंथ 2 पाई आर रख लेनी है। तो इसी तरह से जो है आपने चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। अब आपके पास क्या होता है, एक शेप होती है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, और दूसरी शेप होती है टोरॉइड। इनके क्वेश्चंस काफ़ी आपसे आते हैं। अब ये क्या होता है, ये लूजली वाउंड स्प्रिंग होता है, लूजली वाउंड स्प्रिंग, लूजली वाउंड स्प्रिंग, और जिसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है, ये इस तरह से। यहाँ से सपोज करो करंट जा रहा है अपवर्ड और ये आ रहा है यहाँ से डाउनवर्ड। तो ये जो होता है ये होता है आपका सोलेनॉइड। अब इसमें क्या होगा, अब आपने क्या करना है, अब मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई कि अगर मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैग्नेटिक फील्ड आपने देखनी हो, अगर करंट स्ट्रेट जा रहा है इस तरह से, अगर करंट स्ट्रेट है तो आपने थंब रखना है राइट हैंड कर्ल रूल में, थंब रखना है अपना करंट के डायरेक्शन में। तो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन अगर करंट की शेप स्ट्रेट ना हो, सर्कुलर हो, जिससे कि इस तरह से, अगर सपोज करो कि करंट इस तरह से मूव कर रहा है, अब देखो करंट की मोशन किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट की मोशन है आई। तो अगर करंट की मोशन में स्ट्रेट लाइन में ना हो तो आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो इस रूल में आप क्या करोगे, जो आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था उसमें फिंगर्स को क्या कर लोगे, कर्ल करोगे, कर्ल करोगे करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और आपका जो थंब होगा, थंब जो होगा आपका वो क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, थंब आपका आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। ये मैंने ये अपना डॉट बना दिया। अगर आपका जो है करंट जा रहा है क्लॉकवाइज के अंदर, तो क्लॉकवाइज में आप बनाओगे तो थंब जा रहा है आपका बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ रिलेटेड थी, इस वजह से मैंने जो है ये बता दिया आपको। अब क्या होगा यहाँ पर ये देखो करंट जो है ये ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये करंट जो है इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, मेरा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो थंब मेरा इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है, तो साउथ से ये खत्म होती है। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लेना है, नॉर्थ, और यहाँ पर क्या सपोज कर लेना है, साउथ। तो इसी वजह से बोला जाता है कि सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्यों बिहेव करेगी ये, अब देखो फील्ड इसमें करंट की डायरेक्शन में जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपका पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसके अंदर आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि नॉर्थ पोल हो और यहाँ पर साउथ पोल हो,
और नॉर्थ से साउथ फील्ड जा रही है, तो इसी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो है बिहेव कर रही है एज अ बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट के अंदर होता था कि फील्ड, उसमें बार मैग्नेट में क्या होता था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जा रही होती है, तो इसी वजह से हमें ये यहाँ पर लगता है कि ये जो है बिहेव कर रही है एज अ बार मैग्नेट। ठीक है। अच्छा अच्छा, और एक चीज़, अच्छा और एक चीज़, अगर यहाँ से बना दें, ये आपके पास सोलेनॉइड है, तो यहाँ पर आपने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से बताओगे, बी इज इक्वल्स टू बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर देखो, एक टर्न नहीं है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हो एन। एन किसके लिए, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो क्वांटिटीज वगैरह चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ठीक है, तो बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल उस साइड हम लेकर जाएंगे, तो म्यू नॉट टाइम्स आई एन अपॉन एल। अब एन अपॉन एल जो आ गया, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन अपॉन एल को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसको हम स्मॉल एन से जाहिर करते हैं, यानी कि आपके पास जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बन जाएगी म्यू नॉट आई स्मॉल एन। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, और टोरॉइड के लिए क्या होता है, टोरॉइड बेसिकली आपके पास एक क्लोजली सर्कुलर फॉर्म में जो होती है सोलेनॉइड होती है। टोरॉइड के लिए क्या बनेगा, उसके लिए बेसिकली इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस पर इस तरह से जो है अपना स्प्रिंग वाउंड होता है। ठीक है, अच्छा इसके सेंटर में कोई करंट वगैरह नहीं होता, इसके बिल्कुल ये जो सेंटर में इस पर कोई करंट वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पर इसकी फील्ड जीरो होती है। ठीक है, तो ये याद कर लो आप, फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ पर अगर करंट ही जीरो होगा तो फील्ड कहाँ से आएगी, तो ये आपने चीज़ समझ लेनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, इसकी लेंथ बस एक फर्क आएगा, इसकी लेंथ जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ गई है और ये बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह है। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू किसके आएगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट के। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एल है इसके पार्ट्स करेंगे हम और सर्कुलर पार्ट्स में ऐड करेंगे। ये बेसिकली इस तरह से होता है, ये मैंने थोड़ा बनाया सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, मतलब बनाते जाते हैं और सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल जो है आएगा। इसकी शेप वगैरह बनी हुई होती है बुक वगैरह में, वो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ पर जो डेल्टा एल होगी, मैंने बताया था सर्कुलर के लिए क्या होगी, वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। सर्किल का सरकमफ्रेंस ये जो होता है पूरा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2πr के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ टोरॉइड के लिए, उसका अगर रेडियस इतना है, करंट इतना है, तो आप बता सकते हो म्यू नॉट की क्या वैल्यू है। म्यू नॉट क्या बोलते हैं हम इसको, म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। अच्छा, सोलेनॉइड और टोरॉइड पर आपको जो क्वेश्चंस वगैरह किस तरह से आते हैं वो थोड़े बहुत देख लो किस तरह से होते हैं। सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने कर दिया है हाफ, करंट को मैंने कर दिया है डबल, तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जिसका कोई जिक्र ना हो ना उसको छोड़ दिया करो, मतलब जैसा हो मतलब वैसे ही रख दिया करो। ठीक है, म्यू नॉट, अच्छा एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स को इसने क्या किया है, हाफ किया है, तो एन अपॉन इसको 2 कर दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है एन, अगर आप इनको हाफ करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करोगे, तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है टोटल एल, तो एल भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि इसको हाफ करने से ये भी क्या हो जाएंगे, हाफ।
ठीक है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ये 2l इंटू एल अपान टू। अब देखो ना, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इसके लिए n है, तो अगर इसको मैं n अपान टू करूँगा तो इसकी टोटल लेंथ जो है l वो l/2 हो जाएगी। और करंट क्या कर रहे हैं हम, करंट को कर रहे हैं डबल, तो 2i। तो ये तो इसको हाफ करने से ये लेंथ भी हाफ हो गई, तो इसका तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर करंट क्या हो गया, डबल। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ भी प्रोपोर्शनल है, तो करंट के डबल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी हो जाएगी डबल। अच्छा, अगर आपसे एक चीज़ ये बोली जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम हाफ कर देते हैं तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप हाफ करोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट n अपान एल। नंबर ऑफ टर्न्स को आपने हाफ किया तो लेंथ भी आपकी क्या हो गई, हाफ, तो ये खत्म हो जाएगा। और इनटू आई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी रहेगी सेम। ठीक है। दूसरा आपसे अगर पूछा जाए टोरॉइड के केस में, तो टोरॉइड में क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2πr। इसमें करंट के साथ प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्स के साथ, यानी कि रेडियस के अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपान r। तो अगर एक आपके पास जो है टोरॉइड है जिसका रेडियस जो है छोटा है, और दूसरा आपके पास टोरॉइड है जिसका रेडियस जो है बड़ा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम, और जिसका रेडियस छोटा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा। तो इस वाले केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस वगैरह वो डिस्कस वगैरह होते हैं। ठीक है। और जो है आपके पास एक फार्मूला होता है रेडियस के लिए। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आता है तो रेडियस किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, वो आपने फार्मूला देखना है। अब ये इस पार्टिकल जो है आएगा तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यानी कि इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो पार्टिकल को सेंटर में घुमाता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली रोटेटिंग इट इन दी सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में इसको मैग्नेटिक फोर्स ही घुमा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है आपके पास mv² अपान r। और मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होती है वैल्यू, qvb। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होती है वैल्यू, qvb। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो v विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपको r की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, mv अपान r इज इक्वल टू qb। तो यहाँ पर अगर मैं qb को यहाँ लेकर आऊँ, r को उधर लेकर जाऊँ, तो r विल बी इक्वल टू mv अपान qb। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पार्टिकल का रेडियस बड़ा बनेगा, तो जिसका मास ज़्यादा हो उसका रेडियस बड़ा बनेगा। अगर बाकी सारी चीज़ें वेलोसिटी वगैरह, वेलोसिटी और चार्ज और बाकी चीज़ें हम कांस्टेंट रखें, तो एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो रेडियस किसका ज़्यादा बनेगा, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका रेडियस ज़्यादा बनेगा। एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका रेडियस बड़ा। अच्छा, दूसरी जिसकी चार्ज ज़्यादा होगी, अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो दोनों चीज़ें देखोगे, वहाँ पर आप मास भी देखोगे, बाकी चीज़ों में। एक पार्टिकल जा रहा है आपके पास अल्फा का मास आपको पता है कि उसका मास होता है 4m और उसकी चार्ज होती है 2e। और दूसरा आपके पास पार्टिकल है मास जिसका m है, यानी कि मास इसका m है, चार्ज इसकी जो है वो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो अल्फा का मास कितना है, तो यहाँ पर जो है आप रखोगे अल्फा के लिए क्या रखोगे, m अपान क्यू की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका रेडियस बड़ा होगा। तो m है इसका 4m और चार्ज है इसकी चार्ज रख लो फिलहाल e, तो इसकी चार्ज कितनी है 2, तो ये m अपान ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m अपान ई। यहाँ पर इस पार्टिकल के लिए देखो, इस पार्टिकल के लिए मास की वैल्यू है m और अपना चार्ज की वैल्यू है e, तो ये किसके इक्वल है 2m अपान ई के। तो अल्फा के लिए जो रेडियस बनेगा, यानी कि इसका रेडियस बड़ा होगा अल्फा का, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो छोटा बनेगा, यानी कि इसका सर्कल जो है वो छोटा बन जाएगा। तो ये रेडियस वाला फार्मूला होता है जो आपको बताता है कि आपके जो है वो पार्टिकल का रेडियस जो है किस तरह से होगा। ठीक है, तो इसकी आप जो है फार्मूलाज वगैरह भी बना सकते हो। फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू mv अपान qb। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें आपसे बोल दे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है, v एंड q अपान b कांस्टेंट, अगर ये चीज़ें कांस्टेंट है तो रेडियस r a अपान r b विल बी प्रोपोर्शनल टू
क्यू अपान एम, सॉरी क्यू अपान एम अगर कांस्टेंट है तो आर ए अपान आर बी विल बी इक्वल टू बी ए अपान सॉरी बी अपान बी ए। ये किस तरह से होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, और ये चार्ज के साथ रेडियस, अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो चार्ज के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर ए अपान आर बी इज इक्वल टू क्यू बी अपान क्यू ए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इस पर प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। और आप वेलोसिटी को दूसरे तरीके से भी आप लिखते हो, वेलोसिटी को आप दूसरे तरीके से भी आप लिखते हो, वेलोसिटी को दूसरे तरीके से भी किस तरह से लिखते हो, आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आप इक्वल कर देते हो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, एफ अपान क्यू। तो यहाँ पर फोर्स जो निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा, क्यू इंटू ई। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो यहाँ पर रखोगे क्या, क्यू इंटू ई। यहाँ से क्यू इंटू क्यू खत्म हो जाएगा, तो वी बी विल बी इक्वल टू ई। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपान मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपान मैग्नेटिक फील्ड, तो आप किस तरह से बोलोगे। अगर आपसे कहा जाए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। अगर आपसे बोल दे कि b अपान ई, इसका यूनिट क्या होगा। अब देखो, अगर ये e अपान बी होता तो इसका यूनिट होता मीटर पर सेकेंड। अब ये b अपान ई है तो इसका यूनिट होगा सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो इसको अगर सेट करके लिखेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, एस एम इनवर्स। अच्छा, इसको लिखेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, एम एस इनवर्स। तो डायमेंशन वगैरह में से और बाकी चीज़ों में से ये क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर बोल देंगे वी बी का यूनिट क्या होगा, वी बी का यूनिट होगा अपना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, यहाँ बोल दे वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट्स होंगे, वी बी के वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से आप जो है वो निकाल सकते हो। अब जितनी चीज़ें मेरे जहन में आई और काफ़ी जो वर्कशीट्स में मैंने प्रॉब्लम्स वगैरह देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, वो रिफाइंड वगैरह करके मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन जो है तकरीबन मैंने वो है ख़त्म किया। अब आपके पास दूसरा जो इसका पोर्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, और वो काफ़ी जो है पोर्शन जो है स्मॉल है। तो मैं सोचूंगा कि इसकी वीडियो जो है मैं अलग से बना दूँ, अदरवाइज़ ये जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर जो है मैक्सिमम चीज़ें जो जितनी हो सके वो मैंने बता दी। अगर कोई चीज़ वगैरह मिस हो गई हो या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जो आपने देखे हों और आपको समझ ना आ रहे हो, तो वो जो है आप मुझे मैसेज वगैरह कर देना, ताकि मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूँगा जितना हो सकेगा मुझसे, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट की डिफरेंट शेप्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। दूसरा आपके पास एक हॉर्स शू वाला मैग्नेट भी होता है, हॉर्स शू, ठीक है। हॉर्स शू वाला भी मैग्नेट होता है, और दूसरा ये बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। यूनिट्स वगैरह इसमें मैंने आपको नहीं बताया, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, बाकी चीज़ें किस तरह से होंगी वो आपने खुद से देख लेना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस वगैरह जिस तरह से आते हैं नॉर्मली, तो वही मैंने सोचा कि आपको जो है वो मैं एक्सप्लेन करके बता दूँ, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।